गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ललन कांत आप सभी का अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी को जीएस के सभी विषयों का क्लास मिल जाएगा। हमारे चैनल पर भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र जिसको कि पॉल साइंस भी कहते हैं, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का भी क्लास मैं खुद दूंगा। इन सभी विषयों का क्लास मैं स्वयं दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास की घटनाएं जो घटित हुई है वो धरती पर हुई है। आज अगर राजनीति हो रही है तो वो भी धरती पर हो रही है। सारी घटनाएं धरती पर ही हुई है, इसलिए पूरा जीएस का बेस भूगोल को माना जाता है। इसलिए हम लोग भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। भूगोल में सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारी मिल्की वे आकाशगंगा आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर हमारा सौर मंडल आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल में सूर्य और सूर्य के चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रह एवं ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रहों के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद अपना लाडला ग्रह धरती के बारे में पढ़ेंगे। धरती का मानचित्र, जिसको कि विश्व मानचित्र भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार हमारा विश्व मानचित्र जो है 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों से मिलकर बना है। सभी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों का बारी बारी से बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। उसके बाद अपना देश भारत के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से भूगोल को हम लोग बारी बारी से बारीकी से पढ़ते चले जाएंगे। पिछले आने वाले 1 महीना तक हम भूगोल का ही क्लास देंगे, क्योंकि पूरा जीएस का बेस भूगोल को माना जाता है। इसलिए 1 महीना तक भूगोल का क्लास चलेगा। पूरा बेस पहले स्ट्रांग करना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पॉल साइंस पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर जनरल साइंस पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट जीएस का पैकेज हमारे आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिना कोई समय बर्बाद किए, बिना कोई व्यर्थ का बात किए हुए हम लोग भूगोल से शुरुआत करते हैं। भूगोल में ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? कोई भी चीज अगर आता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन आता है कि ब्रह्मांड क्या है। दोस्तों, ब्रह्मांड अस्तित्व में पाए जाने वाले द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं, छोटे से छोटे अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाश गंगाएं तारों का समूह होता है, और छोटे से छोटे सूक्ष्म अणु जिसको हम साधारण आंखों से देख भी नहीं पाते, उनको लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में कुछ खगोल शास्त्रियों द्वारा जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई है, अब उनके बारे में जानते हैं। पहला जो खगोल शास्त्री थे उनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। वो मिस्र यूनान के थे। उन्होंने अपना सिद्धांत 140 ईस्वी में दिया था। उन्होंने अपनी अवधारणा में बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया। कई महीनों तक, कई सालों तक अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। भू केंद्रित अवधारणा का मतलब है दोस्तों भूमि, अर्थात हमारी धरती को केंद्र मान के अवधारणा प्रस्तुत किया। इनके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में होते हैं, और सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जो कि आज के जो आधुनिक सिद्धांत हैं इनके अनुसार बिल्कुल गलत है। परंतु उस समय की बात कुछ अलग ही थी।
क्योंकि ये पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ अवधारणाएं दिया था। इनका जो दिया गया सिद्धांत था वो लंबे समय तक चला था, लगभग 1400 साल तक चलता रहा। ऊपर बढ़ाइए। इसका मुख्य कारण यह है कि क्लॉडियस टॉलमी के बाद सिद्धांत देने वाले निकोलस कोपरनिकस आए, जो कि पोलैंड के निवासी थे, और इसे ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना सिद्धांत 1543 ईस्वी में दिया दोस्तों। 140 ईस्वी में देने के बाद दूसरा सिद्धांत 1540 ईस्वी में आया, जो लगभग 1400 साल के बाद आया। इसीलिए कहा जाता है कि क्लॉडियस टॉलमी का सिद्धांत लंबे समय तक बना रहा। अब आइए हम लोग निकोलस कोपरनिकस के अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। ये पोलैंड के निवासी थे और इन्हें ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी हस्तलिखित पुस्तक में, हाथ से लिखा हुआ पुस्तक इन्होंने जारी किया था, जिसमें सूर्य केंद्रित सिद्धांत का या अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि इन्होंने क्लॉडियस टॉलमी द्वारा दिए गए सिद्धांत को कटाक्ष करते हुए बताया कि आकाशगंगा के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ये था निकोलस कोपरनिकस द्वारा दिया गया सिद्धांत, जो कि 1543 ईस्वी में दिया गया है, और इनका सिद्धांत बड़ा ही क्लियर है। तीसरे खगोल शास्त्री का नाम है विलियम हर्शेल। ये ब्रिटेन के थे, थोड़ा यहाँ कोमा छूट गया दोस्तों, आप लोग लगा लीजिएगा। इन्होंने अपना सिद्धांत 1505 ईस्वी में दिया। इन्होंने दोस्तों क्या किया कि इन्होंने दूरबीन के सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि हमारा सौर मंडल जो है आकाशगंगा का मात्र एक अंश है, जो कि लगभग सत्य है। हमारा सौर मंडल, हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का मात्र एक अंश है, जो कि लगभग सत्य है। आगे बढ़ कीजिए। चौथे खगोल शास्त्री था एडविन पावेल हबल। ये अमेरिका के थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1925 ईस्वी में दिया। इन्होंने अपने शोध के आधार पर बताया कि दृश्य पथ में देखे जाने वाले, अर्थात जहां तक हम लोग ब्रह्मांड को देख सकते हैं, वहां तक देखे जाने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है, तथा इसके अंदर हमारी मिल्की वे अथवा दूध मेखला आकाशगंगा की तरह लाखों आकाशगंगाएं हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ये विलियम पावेल हबल जो अमेरिका के थे, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, और इन्होंने बताया था कि दृश्य पथ पर अथवा जहां तक हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं उसका व्यास 250 करोड़ वर्ष है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष बहुत कोई भूल से समय के मात्रा के रूप में क्वेश्चन को गलती मार देते हैं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक होता है। लास्ट में और पांचवें खगोल शास्त्री वराह मिहिर थे, जो हमारे लाडले देश भारत के थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईस्वी में दिया था। इसका वर्ष कुछ ज्ञात नहीं है, ये लगभग अनुमान लगा कर दिया गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये दोस्तों इतने विद्वान थे कि इन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। यह था ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न 5 खगोल शास्त्रियों द्वारा दिया गया अपनी अपनी अवधारणा। इसके बाद जर्मन गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे, जिनका नाम था जोहान्स केपलर। इनका आयु जो है दोस्तों 1971 से लेकर ये 1571 से लेकर दोस्तों 1630 तक ये जीवित रहे थे। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी
नियमों का प्रतिपादन किया था। ग्रह जो है उनके गति के संबंध में नियमों का प्रतिपादन किया था। केपलर के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने, इन्होंने जो वैज्ञानिक शोध किया था, अनुसंधान किया था, उन्होंने बाद में जाकर न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आधार प्रदान किया था। अब थोड़ा केपलर का नियम क्या है ये पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली भूगोल का चीज नहीं, ये साइंस का है, बट यहाँ आ गया केपलर, तो केपलर का नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको पढ़ लेना हम उचित समझते हैं। आइए केपलर का नियम पढ़ते हैं। केपलर का 3 नियम है जो इस प्रकार है। ग्रहों का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, ये पहला नियम हुआ। दीर्घवृत्ताकार होता, अंडा आकार की होती है, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। ग्रहों का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। दूसरा नियम है, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। इस तस्वीर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर हम इसको सूर्य, यहाँ सूर्य को मान लेते हैं और यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी कभी P1 पे तो कभी P2 पे, कभी P3 पे, कभी P4 पे और कभी P4 पर आती है। और इस प्रकार ये P1 से P2 तक आने में मान लिया जाए A1 क्षेत्रफल तय किया जाता है, P2 से P3 जाने में A2 क्षेत्रफल तय किया जाता है, P3 से P4 जाने में A4 क्षेत्रफल, A3 क्षेत्रफल तय किया जाता है और P3 से P4 जाने में A4 क्षेत्रफल तय किया जाता है। और P1 से P2 तक जाने में लगा समय T1 है और P2 से P3 जाने में लगा समय T2 है और P2 से P3 जाने में लगा समय P3 है और P3 से P4 तक जाने में लगा समय P4 है। ये फिगर में है। अभी T1, T2, T3 और T4 तो अभी T1, T2, T3 और T4 बराबर होता है तो उनके द्वारा स्वीप किया गया एरिया A1, A2, A3, A4 भी बराबर होगा। ये केपलर का ग्रहों का जो सिद्धांत दिया है, ग्रहों के बारे में जो सिद्धांत दिया था, वो ये उनका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों, ग्रहों का आवर्तकाल का वर्ग ग्रहों के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी का घन का अनुक्रमानुपाती होता है। ये फिगर है, इसको सूर्य मान लेते हैं और ये मान लेते हैं अपना अर्थ है, और इसके बीच की, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी r है। यदि पृथ्वी का आवर्तकाल t हो तो t² समानुपाती होता है r³ के। यहां तक स्पष्ट, क्लियर सभी को हो जाना चाहिए। ऊपर लिखा। अब अभी तो ब्रह्मांड के बारे में कुछ अवधारणा के बारे में हम लोग पढ़े, कुछ अवधारणाएं जो दिया है उनके बारे में पढ़े, लेकिन अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। इसके बारे में भी भिन्न भिन्न खगोल शास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें कुछ का कलेक्शन इस प्रकार है। सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो है उसका नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ये जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा दिया गया सिद्धांत है, खगोल शास्त्री का नाम है। इनको कहीं कहीं लेमेंटेयर भी बोलते हैं दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेमेंत्रे किसी बुक में रहता है और किसी बुक में लेमेंटेयर है, जहां देखिएगा सही ऑप्शन मारिएगा। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों साम्यावस्था सिद्धांत, या इसी को कहते हैं सतत दृष्टि सिद्धांत, और इसी को कहते हैं स्थिर अवस्था का सिद्धांत। ये सभी नाम एक ही सिद्धांत का नाम है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले खगोल शास्त्री का नाम था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी ने दिया था, जिसका इनका सिद्धांत ये है, साम्यावस्था का सिद्धांत या सतत दृष्टि का सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। थॉमस गोल्ड और हरमन बाल्डी द्वारा दिया गया सिद्धांत। तीसरा है दोस्तों दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन शंडेजा द्वारा दिया गया था। और चौथा है दोस्तों स्फीति सिद्धांत।
ये एलन गुथ द्वारा दिया गया था। ये सभी सिद्धांतों में से ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है दोस्तों महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी और हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत। कभी कभी बिग बैंग को हिंदी में लिख दिया जाता है, इसलिए दोनों हम लोग जानेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। यहां देखिए नाम इसका लेमेंटेयर आ गया था, ऊपर में लेमेत्रे था, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। लेमेत्रे और लेमेंटेयर दोनों एक ही खगोल शास्त्री का नाम है, दो नहीं है। तो इनका सिद्धांत जो है उसका नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत। ये बेल्जियम के एक खगोलज्ञ थे और पादरी भी थे। बाद में इनके सिद्धांत को रॉबर्ट वेगनर ने विस्तृत व्याख्या किया था। आइए अब महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत या इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में जितने भी खगोल शास्त्रियों द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उनमें से ये जॉर्ज लेमेत्रे या लेमेंटेयर द्वारा दिया गया महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 1967 में किया था, जबकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। जॉर्ज लेमेंटेयर के अनुसार ब्रह्मांड लगभग आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, जो जिस तरह हमारी पृथ्वी है उसी तरह का एक पिंड था जो जलता हुआ अग्नि का गोला के समान था। आज से 15 अरब, ये अब लिखा गया दोस्तों, जो कि गलत है, यहां अरब कर लीजिएगा आप लोग। 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। आरंभ में यह सभी पदार्थ अति छोटे गोलक, जिसको हम लोग एकांकी परमाणु कहते हैं, एकांकी परमाणु के रूप में स्थिर था और इनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था। परंतु तापमान और घनत्व अनंत था। क्या था? अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, द्रव्यमान का अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु समान पिंड का आकस्मिक विस्फोट हुआ। अचानक विस्फोट हुआ दोस्तों, जिसे हम लोग महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट कहते हैं। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का विखरण आरंभ हुआ दोस्तों। जैसे कि कोई भी पदार्थ फूटता है तो हम लोग देखते हैं ईटा ही फोड़ते हैं या पत्थर ही फोड़ते हैं तो वो बिखर के फैलने लगता है। उसी प्रकार जो बिंदु समान पिंड था, उनमें जब विस्फोट हुआ तो वो चारों ओर फैलने लगा, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। अलगाव के कारण काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा इसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। महाविस्फोटक की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटक की घटना, इससे पहले हम लोग पढ़े कि 15 अरब वर्ष पहले हमारी सौरमंडल जो था एक जलता हुआ अग्निपिंड के समान था। उसके बाद उनमें सिकुड़न आरंभ हुआ और उनका आयतन एक सूक्ष्म बिंदु के समान हो गया, लेकिन उसमें तापमान और घनत्व अनंत था, जिस कारण उसमें अचानक विस्फोट हुआ और पदार्थों का विखरण आरंभ हुआ। अलगाव के कारण उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा इसके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ।
महाविस्फोट की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटक होने से लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से लगभग 4.5 यानी कि 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि महाविस्फोटक की घटना आज से 13.7 वर्ष पहले हुई थी और 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ था, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से ब्रह्मांड का विस्तार आज तक जारी है और अभी भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी को लिया जा सकता है। दोस्तों, साक्ष्य जो है आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती, कोई भी दो आकाशगंगा आज भी एक दूसरे से दूर जा रहा है, जिसका यह साक्ष्य है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। थोड़ा नीचे कीजिए। नासा ने 2001 में MAP माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक प्रयोग से इसे, यहां प्रयोग डाल दीजिएगा दोस्तों, नमक लिखा गया है, यहां नामक होगा, नामक प्रयोग से इसे साबित किया था। एक प्रयोग किया था जिसका नाम था माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक प्रयोग से साबित किया था कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। अब दोस्तों, थोड़ा सा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या बिग बैंग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक गण काफी उत्सुक थे। इसी ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्य को जानने के लिए लार्जर हैड्रॉन कोलाइडर नामक परिघटना को अंजाम दिया गया। ये दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न जिसको हम लोग कहते हैं, ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग आरंभ किया। दोस्तों, जेनेवा में स्थित परमाणु प्रयोगशाला है, वहीं पर यह घटना को आरंभ दिया गया था। जमीन से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया गया। इस प्रयोग में प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया तथा हिंग बोसन के निर्माण का प्रयोग किया गया। दोस्तों, हिंग बोसन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित उन अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन, गॉड पार्टिकल आदि के नाम से हम लोग जानते थे। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई परिघटना को दोहराने का प्रयास किया गया, जिसे हम बिग बैंग या विशाल धमाका के नाम से जानते हैं। ऊपर कीजिए। हिंग बोसन का गॉड पार्टिकल नाम जो दिया गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लेडरमैन ने दिया था। हिंग बोसन को आज हम लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते थे और जानते हैं भी, जिनका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लेडरमैन ने दिया था। ऊपर ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला हिग्स बोसन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि हिग्स बोसन को
पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई मानी जाती है। ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको दोस्तों। हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल माना गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिग्स बोसन में ही पदार्थ के निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई मानी जाती है। जैसे हम लोग कोशिका की जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका को मानते हैं, उसी प्रकार पदार्थ की आधारभूत इकाई हिग्स बोसन को माना गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने सन 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए हिग्स बोसन संबंधित प्रमाणिक अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की बोसॉन थ्योरी पर आधारित था। आगे कीजिए। लार्ज हैड्रन कोलाइडल नामक महाप्रयोग सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की, जिसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। 4 जुलाई 2012 को दोस्तों इस प्रयोग में लार्ज हैड्रन कोलाइडल महाप्रयोग में हिग्स बोसन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त की, जो वैज्ञानिक गण अपने प्रयोगों को एक सफल प्रयोग के रूप में मानते हैं। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हैड्रन कोलाइडल को किसी कारणवश बंद कर दिया गया, परंतु 2015 में इसे पुनः आरंभ किया गया। सर्न ने अंततः 3 जुलाई 2018 को इसे एक बार फिर बंद कर दिया गया। दोस्तों सर्न क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, सर्न का पूरा नाम हुआ हिंदी में। कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा में स्थित है तथा इसकी स्थापना 29 सितंबर 2054 को हुआ था तथा यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग है और भारत इसका 2017 में सदस्य बना था। दोस्तों इसमें जानने योग्य और कुछ नहीं है, आगे बढ़ाइए। अब आकाशगंगा क्या होता है दोस्तों, आइए आकाशगंगा के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों आकाशगंगा ब्रह्मांड में तारों के समूह को, जैसे हम लोग बहुत सारे आदमी अगर एक जगह खड़े हो जाएं तो हम लोग क्या कहेंगे कि आदमी का समूह है, उसी प्रकार तारों का जो समूह है उसी को आकाशगंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं। तो अनुमानतः कोई सटीक आंकड़ा इसके बारे में नहीं दिया जाता, क्योंकि अनगिनत आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक तारे भी हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा परिभाषित किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या अनंत है और प्रत्येक आकाशगंगा में तारों की संख्या अनंत है। लगभग में दिया गया है ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग में दिया है, एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं दिया है, लगभग 100 अरब तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल, गैस एवं हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं। आकाशगंगा में 98% भाग तारों का तथा 2% भाग गैस, हाइड्रोजन और धूल का है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। आकाशगंगा में 98% भाग जो है तारों का है और 2% भाग गैस, हाइड्रोजन और एवं धूल कण का है। ऊपर कीजिए। हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे सौरमंडल के अंतर्गत आता है। हमारे सौरमंडल जो है जिस आकाशगंगा में आता है उसका नाम दुर्ध मेखला या मिल्की वे आकाशगंगा है, जो सर्पिलाकार है, मतलब सर्प की, सांप की आकृति का है, इसलिए इसे सर्पिलाकार आकाशगंगा कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आकाशगंगाएं हैं जिनका नाम बृहद, मैगलेनिक मेघ, लघु मैगलेनिक मेघ,
अर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम और ड्रैको सिस्टम अन्य आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं को प्राद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। आकाश गंगाओं को दोस्तों याद रखिएगा, ये सब चीज पूछा जाता है। आकाश गंगाओं को प्राद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है, बड़ा स्पष्ट लिखा गया है। आकाश गंगा में एक केंद्रीय उभार एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। एक केंद्रीय उभार होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होता है, तथा यह 3 घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती है। आकाश गंगा में दोस्तों एक केंद्रीय उभार होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होता है, तथा ये तीनों ही घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होते हैं। ऊपर कीजिए दोस्तों, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर या ब्लैक होल, यहां होगा ब्लैक होल, दोनों एक ही शब्द है। ब्लैक होल के बारे में बाद में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सामान्य सापेक्षता में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली कोई ऐसी पिंड है, कोई ऐसा वस्तु है जो प्रकाश को भी निगल लेता है, जो प्रकाश को भी निगल लेता है। कृष्णा रिवर के चारों ओर चक्र स्वरूप में एक सीमा होती है, जिसमें वस्तु, कोई भी वस्तु अगर चली जाती है तो वो फिर वापस नहीं आ सकती। इसे काला या कृष्णा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को भी अवशोषित कर लेती है और कुछ भी परावर्तित नहीं करती, इसलिए इसको काला कहा गया है, काला या कृष्णा कहा गया है। यह उष्मा गतिकी के ठीक एक आदर्श की तरह है। कृष्णा रिवर का क्वांटम विश्लेषण अर्थात बारीकी से विश्लेषण यह दर्शाता है कि तापमान एवं हॉकिंग्स विकिरण होते हैं। ये चित्र जो है दुग्ध मेखला, हमारी दुग्ध मेखला या मिल्की वे आकाशगंगा का चित्र है दोस्तों। ये है कृष्णा रिवर, जो केंद्र में किसी भी आकाशगंगा के केंद्र में एक या एक से अधिक कृष्णा रिवर या काला धब्बा, जिसको ब्लैक होल हम लोग कहते हैं, हो सकते हैं। आकृति के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं, अंडाकार या दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा और तीसरा है अनियमित आकार का आकाशगंगा। ऊपर कीजिए, अंडाकार या दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, ये दोस्तों दीर्घवृत्तीय होता है, अंडाकार आकृति का होता है। और ऐसी आकाशगंगाएं अधिकांशतः पुराने तारों से निर्मित होते हैं और इसमें नए तारे का निर्माण नहीं होते हैं। दूसरा है सर्पिलाकार आकाशगंगा। सर्पिलाकार आकाशगंगा में क्या होता है, केंद्र में तारों का जमाव अधिक रहता है, केंद्र में तारों का जमाव अधिक रहता है। समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगा इसी प्रकार की होती है। मिल्की वे एवं एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगा का ही उदाहरण है। 2 उदाहरण दिया गया है, एक मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगाएं हैं, जिसमें हमारी सौरमंडल एवं पृथ्वी आती है, उसका नाम मिल्की वे आकाशगंगा है या दुग्ध मेखला आकाशगंगा, एवं एंड्रोमेडा आकाशगंगा सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण है। सर्पिलाकार आकाशगंगा में नए और पुराने तारों की उपस्थिति देखी जा सकती है तथा एंड्रोमेडा तारापुंज, तारापुंज आकाशगंगा का ही नाम है दोस्तों, कुछ अलग नहीं समझिएगा और भ्रमित नहीं होना है। तारापुंज मतलब तारा का गुच्छा, आकाशगंगा और तारापुंज एक ही होता है। एंड्रोमेडा जो है वो सर्पिलाकार तारापुंज हमारी आकाशगंगा से, हमारी जो मिल्की वे आकाशगंगा है, सबसे निकट स्थित आकाशगंगा है। ये एंड्रोमेडा जो है यह निहारिका के समान तारामंडल है जो पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है तथा इसे देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। यानी कि एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारामंडल या आकाशगंगा को हम लोग देवयानी तारामंडल कहते हैं। गंगा की परिक्रमा जो करता है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करता है और 250 बिलियन वर्ष में एक चक्कर लगाता है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष माना जाता है।
कीजिए। ठीक है, ये था आज का क्लास। दोस्तों, जो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त किए, और इतना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें इससे बनने वाली क्वेश्चन को गहराई से जान लीजिएगा, तो ब्रह्मांड से एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरा ये दावा है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज ब्रह्मांड का चैप्टर हम लोग खत्म किए। अगले क्लास में हम लोग अपनी मिल्की वे आकाशगंगा और सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। गुड इवनिंग।